ओके, करें अगले क्वेश्चन। हम्म तो क्वेश्चन क्या करा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी टाइम, अरे ये बार बार चेंज हो जाता है भाई, मैं क्या करूं, ये हल्का रहेगा ना, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी टाइम अगर किसी फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लोअर साइड में अब्डोमेन पेन हो रहा है, और यूट्रस का साइज है वो क्या है, पीरियड ऑफ एमनोरिया, की एमनोरिया जैसे ही हुआ उसके बाद आपको पता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यूट्रस का साइज बड़ा होने लग जाता है। तो पीरियड ऑफ एमनोरिया से जो यूट्रस का साइज बढ़ना शुरू हुआ वो अब क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जो अंदर प्रोडक्ट है वो क्या ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब ग्रोथ रुक गई और पेशेंट के अंदर क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी होने लग गई और अब्डोमन पेन भी होने लग गया। तो क्लियर कट पता चल रहा है कि भाई ये एक्लेम्पसिया तो नहीं हो सकता, न ही हाइपरिमेंसिस ग्रेविडम हो सकता, और न ही पीपीएच हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का टाइम है। ये क्या रहेगा, अबॉर्शन रहेगा। क्या रहेगा, अबॉर्शन। ठीक। उसके बाद है टाइप ऑफ अबॉर्शन, कि ऐसा अबॉर्शन जिसके अंदर ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो और यूट्रस का साइज छोटा हो गया हो और फेटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो गई हो, तो ये मिस्ड अबॉर्शन रहेगा। देखो ध्यान रहे, अगर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे ना अबॉर्शन के टाइप में से, तो ध्यान रखना जिसमें ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आएगा ना तो थोड़ा सा इधर देख लेना कि भाई ये मिस टाइप का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है। ठीक है भाई। अब है प्रोसीजर विच इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ अबॉर्शन, कि अबॉर्शन के केस में क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, एपिजियोटोमी तो नहीं करेंगे, न फोर्सेप डिलीवरी कराएंगे, न ही सीएस कराएंगे। तो क्या रह गया, डी एंड ई, क्योंकि डी एंड ई हो गया, ठीक है, डी एंड सी हो गया। ठीक है, ये सारे किस में किए जाते हैं, अबॉर्शन के केस में किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच पेशेंट है द फॉलोइंग सिम्टम, फीवर आ गया। अब जहां पे आपको फीवर मिल जाए ना, जिस अबॉर्शन के अंदर फीवर मिले, तो समझ जाना वो किस टाइप का रहेगा, सेप्टिक टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा, सेप्टिक टाइप का, इन्फेक्शन वाला रहेगा। और इलीगल या फिर इलीगल तरीके से हो या और है तो उसके अंदर या सेफ तरीके से अपने अबॉर्शन नहीं करवाते हैं, तो उस वजह से क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इंडिकेशन एमटीपी क्या है, मैटरनल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हाँ, एक प्रकार का क्या लीगल तरीके से जो इंड्यूस अबॉर्शन करवाए जाते हैं उसका तरीका है एमटीपी। एमटीपी किस किस केस में कराएंगे, एक्सेप्ट ए को छोड़ के। तो अगर मान लो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने से मदर को कोई रिस्क हो सकती है तो करवा दो। ठीक। वेयर देर इज ए रिस्क ऑफ अक्रेंस ऑफ फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी, अगर चिल्ड्रन के अंदर होने वाली है उसकी संभावना है तो भी करा दो। और प्रेगनेंसी है वो रेप की वजह से हुई है तो भी करवा दो। इन तीनों तरीकों में एमटीपी के इंडिकेशन है। और क्वेश्चन ने एक्सेप्ट पूछ लिया, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा कि भाई नन ऑफ अबो, क्योंकि सभी क्राइटेरिया एमटीपी के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है भाई। इन फॉलोइंग विच इज अ सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग एमटीपी, एमटीपी के बारे में कौन सा सेंटेंस है वो फॉल्स है। तो इट कैन बी परफॉर्म इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, इट कैन बी डन ऑन द रिटन कंसेंट ऑफ वोमेन, सही बात है, इट कैन बी डन विद द रिटन कंसेंट ऑफ द हस्बैंड्स और वाइफ कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ना जी। हमेशा अबॉर्शन के केस में वाइफ के कंसेंट जरूरी होते हैं, हस्बैंड के कंसेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, और 20 वीक तक परमिट है, ये भी बात ठीक है। तो बाकी ये तीन बात ठीक है, यही बात क्या है, गलत है कि भाई हाँ इसमें हस्बैंड के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। Which of the following drug is used to termination of pregnancy during फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी देंगे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेफिप्रिस्टोन भी देते हैं, मिथोट्रेक्जेट और मिजोप्रोस्टोल भी है, सारी आएगी भाई।
ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है? ट्यूब के अंदर के अगर यूट्राइन कैविटी जहां पे नॉर्मल इंप्लांट होना है वहां से इंप्लांट न होके कहीं दूसरी जगह पे इंप्लांट हो जाए, ठीक है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो कौन सा रहेगा? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्राइन कैविटी? ना जी, ये तो नॉर्मल है। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इसे क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट मोस्ट कॉमन कौन सी रहेगी? ट्यूब्यूल, ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में होती है और उसके अंदर ही कौन से में? एम्पुला पार्ट के अंदर रहेगी। ठीक। फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? तो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फेल हो जाए या कॉपर टी है तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और ट्यूब की अगर सर्जरी हुई है तो उसमें भी हो सकती है। तो सारे आंसर इसके एग्जैक्ट जाएंगे। इन द फॉलोइंग विच सिम्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिकल सिम्टम ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी? अब क्लासिकल ट्राइड बनता है एक ट्यूबल प्रेगनेंसी में, उसके अंदर देखो पेन, दूसरा क्या होता है? एमनोरिया। वेरी गुड, लग तो जाओगे भाई, इस प्रकार की तैयारी करते रहोगे तो एमनोरिया। और तीसरा क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग। ये तीन चीजें आती है, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा? 100% वो रहेगा पेन। ठीक, तो ये ट्राइड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कौन सा क्लासिकल ट्राइड के अंदर इंक्लूड नहीं है? तो एमनोरिया है, एब्डोमेन पेन है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, लेकिन कन्वर्जन नहीं है। क्या नहीं है? कन्वर्जन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, ले अब देख ले। मैं भूल जाता हूँ ना चलता चलता। अब हाइडेटिफोरम मोल किसकी प्रॉब्लम है? हाइडेटिफोरम मोल रहेगी प्लासेंटा की प्रॉब्लम, क्योंकि अब कोरियोनिक विलाई अब नॉर्मल ग्रोथ करके यूट्रस के अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हाइडेटिफोरम मोल बोलते हैं। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो भाई क्या मिलेगा? स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ठीक, द इन्वेस्टिगेशन विच परफॉर्म टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए सोनोग्राफी है, लेप्रोस्कोपी है, सीरम प्रोजेस्टेरोल है। वैसे तो है सारे ही, लेकिन लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी, अगर लेप्रोटमी की बात, लेप्रोस्कोपी तो गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया, लेकिन लेप्रोटमी है ना, लेप्रोटमी ये क्या है? मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट रहेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, हाँ, ट्यूब के अंदर इंसिजन लगा के देख लिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन फीटस इन यूट्रस, ये तो बता दो। मल्टीपल प्रेगनेंसी, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस इनको ही करते रहना, एक दिन लग जाओगे अगर कंटिन्यू पढ़ते रहे तो, वरना तो वही बात है, चलता तो जा ही रहा है टाइम और अपने चलते ही आ रहे हैं। अब इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी, डाइजाइगोटिक में क्या होगा भाई? ये तो था मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक में तो एक ओवम और एक स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होंगे, बाद में वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसको आइडेंटिकल ट्विन बोल देंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा? प्लासेंटा भी एक होगी और दोनों फिटस है उनका सेक्स भी सेम होगा। क्लियर? लेकिन डाइजाइगोटिक के अंदर क्या है? दो ओवम अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, उसके अंदर दोनों सेक्स है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो क्या है फीचर भी डाइजाइगोटिक का? कि देयर इज ड्यू टू फर्टिलाइज सिंगल ओवम, ये तो है मोनोजाइगोटिक का, दो प्लासेंटा, ठीक बात है। एज फिटस है, सेपरेट एमनियन और कोनियन, ठीक है। द इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन है 4 लेयर, 4 लेयर होती है। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? नोट फीचर, हाँ ये पूछा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इन द फॉलोइंग विच इज द फीचर ऑफ मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक में सिंगल ओवम बनता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम रिलीज इन द डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म एज, अलग अलग में, ये बताओ मेरे को, सुपर फेक्युलेशन और सुपर फेडेशन में क्या होता है? ये क्वेश्चन
आप लोगों के लिए है, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि कई बार बताया मैंने, ये दोनों तो सेम ही आगे। हाँ, मैटरनल चेंज विच इज यूजुअली सीन ड्यूरिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब अंदर दो बच्चे हैं, ट्विन हैं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, वेट इंक्रीज होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, अल्फा फीटोप्रोटीन भी इंक्रीज होगा, मतलब सारे ही सही है इसके आंसर, ठीक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमेन हैज द फॉलोइंग फीचर, प्रेगनेंसी टाइम मदर के अंदर क्या क्या साइन आ रहे हैं, हाइट ऑफ यूट्रस है वो ज्यादा है एमनोरिया पीरियड से, टू मेनी फीटल पार्ट, अगर ये वर्ड कहीं लिखा मिले ना, टू मेनी फीटल पार्ट अगर पालपेट हो रहे हैं तो समझ जाओ क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसके अंदर एक से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है भाई। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी कौन सा है, हियरिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट फीटल अल्ट्रासाउंड, सही बात है, फाइंडिंग ऑफ थ्री फीटल पोल, और फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ नाजी, फंडल हाइट ज्यादा होगी इसमें और फीटल मूवमेंट भी एक्सेस होंगे, तो कौन सा जगह राइट आंसर इसका, ये वाला, क्लियर। भाई देखो सीधी बात है, कोई न समझ आएगा तो पूछ लेंगे, हम मैं पढ़ाने के लिए बना हूं, जितना मर्जी पूछो कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ लिख के लग जाओ। हाँ, अब है मेटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड मल्टीपल प्रेगनेंसी, कि अगर मान लो मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस केस में मदर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, एपीएच हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, हाइड्रोम्यून इम्यूनिटी फ्लूइड ज्यादा हो सकता है, सारे ही आएंगे, कि सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। इन फॉलोइंग वे स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, की मल्टीपल प्रेगनेंसी का आपको मैनेजमेंट करना है, तो कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, मतलब गलत को चूज करना है ना। तो डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड शुड बी डन इन द सेम वे एज द नॉर्मल, ठीक बात है। अवॉइड टू एडमिनिस्टर आईवी एर्गोटामिन विद द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द सेकेंड चाइल्ड इफ द लाइज ट्रांसफर देन शुड बी चेंज इन एक्सटर्नल वर्जन और नन ऑफ दीज। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये सारे स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है, समझे क्यों, क्योंकि ये कह रहा है डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड शुड बी डन इन द सेम वे एज इट इज नॉर्मल, चलो कोई बात नहीं कर देंगे। अवॉइड टू एडमिनिस्टर आईवी एर्गोटामिन विद द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर ऑफ द फर्स्ट फीटस, नहीं करेंगे क्योंकि जब तक दूसरा बच्चा बाहर नहीं आएगा तब तक मेथार्जिन नहीं देते, क्योंकि मेथार्जिन कॉन्ट्रैक्ट ही कर देता है, तो एक बच्चा तो बाहर आ गया, एक आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी बात है इसकी गलती है। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द सेकेंड चाइल्ड इफ द लाई इज द ट्रांसवर्स देन इट शुड बी चेंज बाय एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो इसने क्या बना दिया अपने को, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहाँ पे ना ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड इफ द लाइज ट्रांसवर्स देन इट शुड बी चेंज इन एक्सटर्नल, क्यों करेंगे भाई, ठीक है, तो ये सारे ही गलत लग रहे हैं। ट्विन प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो है उसके अंदर ये क्वेश्चन पहले भी डाल चुका हूं और 3 बार बता चुका हूं, सर्च किया करो कि ये क्वेश्चन आपने गलत माना तो क्यों माना, सही माना तो क्यों माना, ठीक है। हाँ, एक बार इधर उधर से सारी जानकारी इकट्ठी कर लेना, ठीक है, सारी जानकारी इकट्ठी करके फिर मेरे पास लेना, फिर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। ना पेपर में नहीं आएगा, बस आपको इतना बोल दिया जाए ना कि पेपर में नहीं आएगा तो आप गौर ही नहीं करते, बस जी हमें तो वो बता दो जो पेपर में आने वाला है। ए कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विद द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2000 टके, हाँ क्लियर भाई, तो ये बताया 200 ml से कम होगा तो क्या होगा ओलिगो, और 2000 ml से ज्यादा होगा तो पोली, तो क्या बोल देंगे से पोली हाइड्रोम्यून, ठीक है भाई। An abnormal condition during pregnancy in which fundal height more than period of amenorrhea, fetal part cannot be
डिफाइन एंड फिटल हार्ट साउंड नॉट हियर। तो ये कौन सी कंडीशन होगी कि भाई फंडल हाइट है वो तो क्या है, बढ़ती जा रही है, फिटस के पार्ट को अपने पालपेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अनस्टेबल लाई होगी, हार्ट साउंड भी क्लियर नहीं आ रही, इसका मतलब उसके अंदर क्या है भाई, पॉलीहाइड्रोम्यून है। क्या है, पॉलीहाइड्रोम्यून की एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है। ए कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन, ये तो बता दो। हाँ कुछ तो कर दिया करो, कोई कमेंट कर दे कोई और है कि सर कोई बात नहीं इतने क्वेश्चन आपने हमने करा दिया, चलो सर ये एक गरीब क्वेश्चन है ये तो हम भी बता देंगे। Which of the following complication associated polyhydramnion, polyhydramnion अगर एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज्यादा है तो उस लेडी में क्या क्या हो सकता है, प्री-एक्लेम्पसिया हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन और अनस्टेबल लाई तो इसका मोस्ट कॉमन ही है ना, तो माल प्रेजेंटेशन भी रहेगी, तो सारे आंसर इसके राइट है। मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोम्यून, पॉलीहाइड्रोम्यून में क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकालने के लिए डीएनसी तो नहीं करेंगे, न ही ये करेंगे न ही ये करेंगे, तो कौन सा करेंगे, एमनियो रिडक्शन, एमनियो सेंटेंसिस। कई बार एमनियो रिडक्शन आ जाता है और कई बार एमनियो सेंटेंसिस आ जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा क्या, ये मार्कर थोड़ा बड़ा है ना, कोई बात नहीं, जितना बड़ा मार्कर उतने ही ज्यादा पैसे आएंगे आपके पास, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। अब देखो क्वेश्चन अगला, निराशीर्वाद ते काम कौन सा पढ़ भी लियो, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल सॉरी फीमेल हैज द फॉलोइंग सिम्टम, प्रेगनेंसी टाइम फीमेल में हाइपरटेंशन है, एडिमा है, तो ध्यान किधर जा रहा है, प्री-एक्लेम्पसिया की तरफ, और प्रोटीन यूरिया भी है, तो क्या है, प्री-एक्लेम्पसिया। अगर उसको सीजर भी आने लग गई तो किस में चला जाएगा, एक्लेम्पसिया में चला जाएगा। ठीक है भाई, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, एक बात और देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे प्री-एक्लेम्पसिया और ये तो कर रहे हैं अपने बात 20 वीक से ज्यादा टाइम हो जाए तब, अगर ये कह दे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि ड्यूरिंग 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की 16 वीक की प्रेगनेंसी है और उसके अंदर ये साइन आ रहे हैं, तब क्या जाएगा, हाइडेटिफोरम मोल जाता है। हाँ, अगर सीधा है तो क्या कर रहे हैं, अपने प्री-एक्लेम्पसिया कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होता है प्री-एक्लेम्पसिया 20 वीक के बाद होता है, अगर पहले ये साइन आने तो क्या है, पॉलीहाइड्रोम्यून भी हो सकता है, हाइडेटिफोरम मोल भी हो सकता है, ये साइन है प्री-एक्लेम्पसिया के पहले आने लग जाते हैं 20 वीक से। ठीक है भाई, याद रख लोगे ना, वेरी गुड, ऐसे तो शाने बालक हैं। हाँ, अब देखो कन्वर्जन भी आने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, से एक्लेम्पसिया हो गया। इन फॉलोइंग विच इज द रिस्क फैक्टर फॉर एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया का रिस्क फैक्टर देखो, अगर प्रीमी ग्रेविडा है तो भी, प्लासेंटल इस्कीमिया है तो भी, वेस्कुलर डिजीज आएगी तो भी है, सारे आंसर आएंगे। गलत कर गया है तो सही कर लेना भाई, गलत लिखा हुआ तो किताब में। अब है मिस्टर के है, हाँ मतलब रेशमा है, 28 साल के है और इनको क्या हो गया, एक्लेम्पसिया है। ठीक है, तो उनके अंदर ऐसा कौन सा अनकॉमन साइन आएगा, ठीक है, तो भाई कन्वर्जन, एडिमा, हेडेक, पोलीयूरिया, क्या पोलीयूरिया रहेगा, लेकिन अनकॉमन में अगर हेडेक आ रहा है तो सबसे सीरियस बात है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाए, ओसिपिटल हेडेक होने लग जाए या ब्लर विजन होने लग जाए तो ये हल्के में लेने की बात नहीं है। ठीक है, अनकॉमन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड प्री-एक्लेम्पसिया इंक्लूड एक्सेप्ट, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कि मदर के अंदर प्री-एक्लेम्पसिया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एक को छोड़ के, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड प्री-एक्लेम्पसिया तो क्या रहेगा भाई, हेल्प सिंड्रोम हो जाएगा, एक्लेम्पसिया हो सकता है उससे, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, पोलीयूरिया नहीं होगा। ठीक है, पोलीयूरिया इसके अंदर प्री-एक्लेम्पसिया में नहीं होता, ये अपने को ध्यान रखना है। इन फॉलोइंग विच सेंटेंस फॉल्स रिगार्डिंग डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया, कि जब प्री-एक्लेम्पसिया है किसी लेडी को तो अपने उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है,
कि अगर प्री एक्लेम्प्टिक फीचर सबसाइड एंड देन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 28 वीक देन डिस्चार्ज द पेशेंट। ठीक बात है कि प्री एक्लेम्प्सिया के साइन क्या हो गए, सबसाइड हो गए, नॉर्मल आ गए। अब क्या है 28 वीक की प्रेगनेंसी है तो अपने क्या कंटिन्यू रखेंगे उसे 37 वीक तक। ठीक है अभी तो डिस्चार्ज कर देंगे। द डाइट ऑफ द पेशेंट शुड बी कंटेन 10 mg ऑफ प्रोटीन पर डे, ये ध्यान देने योग्य बात है। यूज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये भी करेंगे। व्हेन द पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट देन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, ये भी करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है 10 mg प्रोटीन, इतने से क्या होगा भाई, यही तो बात गलत है ना इसकी, क्योंकि इसको प्रोटीन यूरिया हो रखा है, प्रोटीन ऑलरेडी बॉडी के अंदर कम है, अडीमा हो रखा है, तो प्रोटीन ज्यादा देना है उसे। ठीक है। द डिफरेंशियल फीचर ऑफ एक्लेम्पसिया फ्रॉम प्री एक्लेम्पसिया, अगर मान के चलो एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया हो रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, कन्वर्जन आएगा। क्या आएगा, कन्वर्जन आएगा। ठीक है भाई, हाँ सीजर आने लग जाएंगे। क्लिनिकल साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया इंक्लूड, प्री एक्लेम्पसिया में क्या क्या आएगा, पी प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, अडीमा। ठीक है, तो ये देख लो कौन से में है, वही आपका आ जाएगा। ये प्री एक्लेम्पसिया में है, किसमें, प्री एक्लेम्पसिया में। अब प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, ठीक है, अडीमा और कन्वर्जन, ये आने लग जाए तो ये क्या आ जाएगा, एक्लेम्पसिया। किसमें जाएगा, एक्लेम्पसिया। तो ये देख लो अब कि प्री एक्लेम्पसिया में क्या होगा, एक्लेम्पसिया में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, जो राइट है उसे टिक कर देना भी। ठीक है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्पसिया के अंदर, माँ के अंदर क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है बीपी बढ़ने से। बलर विजन जो मैंने आपको बताया था, ओसिपिटल हेडेक और बलर विजन बड़े खतरनाक साइन होते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो सकता है मदर को। ठीक है, सारी चीजें होगी। ड्रग ऑफ चॉइस टू कन्वर्जन के लिए तो कौन सी देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कैल्शियम ग्लूकानेट, इसकी एंटीडोट भी ध्यान रखना है, कैल्शियम ग्लूकानेट एंटीडोट याद रखना, इसकी कैल्शियम ग्लूकानेट होती है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की। हाँ, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो चेक करनी करनी है, रेट भी चेक कर लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट जब देते हैं। अगर रेस्पिरेशन सुप्रेस हो रहा है तो होल्ड कर देनी चाहिए नेक्स्ट डोज मैग्नीशियम सल्फेट की। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एक्लेम्पसिया, एंटी कन्वर्जन देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव भी देंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी दे ही देंगे। ठीक है भाई, सारे ही आएंगे। क्लियर। हाँ, लेकिन अगर वो पूछ ले कि मेन कौन सी देंगे तो भाई एक्लेम्पसिया में तो मेन चलता है कौन सा, एंटी कन्वर्जन। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह। इन फॉलोइंग विच नॉट ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी नहीं है, मेथाइलडोपा है, लिबेटा है, निफेडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो भी है, लेकिन फिनेटोइन नहीं है क्योंकि ये एंटी कन्वर्जेंट है। ठीक है, सीजर के लिए जरूरी होती है। इन फॉलोइंग विच इज द एंटी कन्वर्जेंट, अब एंटी कन्वर्जेंट का पूछ लिया तो क्या कर देंगे, ये कर देंगे फिनेटोइन। ठीक है, एपीएच किसे बोलेंगे भाई, ठीक है, 28 वीक से लेकर बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले पहले जो वेजाइना के थ्रू अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या बोलेंगे अपने, एपीएच बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दी, आप पढ़ के आंसर दे देना भी कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। ठीक है भाई, पेपीएच प्लासेंटा सेपरेट न कि एक्सपल्सन, प्लासेंटा सेपरेट होने के बाद से लेके 42 दिन या फिर 6 सप्ताह का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे अपने, पीपीएच बोलेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी में कितना 500 ml से ज्यादा हो तो, सीएस किया है तो भाई 1000 ml से ज्यादा हो तो, ठीक है, और हिस्टेक्टमी की है तो 1500 ml से ज्यादा हो तो ये कंडीशन पीपीएच कहलाएगी। ठीक, इसका भी आंसर कर दोगे ना, इंटेलिजेंट हो। प्लासेंटा प्रेविया और अब्रूप्सिया किसके एग्जांपल है, एक और लिख दो, वासा प्रेविया भी, वासा प्रेविया, ये तीनों किसके होते हैं,
एपीएच के होते हैं। किसके होते हैं? एपीएच के, एंटीपार्टम हेमरेज के। ठीक, और इन तीनों में से पूछ ले कि भाई प्लासेंटा प्रेविया, अब्रूप्सिया और वासा प्रेविया में मेन कौन सा है एपीएच का, तो अब्रूप्सिया प्लासेंटा जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल गया ना। हाँ ठीक है, जैसे कई बार अपन इधर उधर घर वाले रिश्ता करने जाते हैं ना, कहते हैं ना रिश्तेदारी में रिश्तेदारी निकल गई, वैसे ही क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलेगा, तब जाके एटीएम से पैसे निकलेंगे। ठीक है भाई, याद रखियो। फाल स्टेटमेंट कौन सा है? देखो, ओसिपिटो पोस्टीरियर अब नॉर्मल पोजीशन बता रहा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन बता रहा है, कॉमनेस्ट लाई लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी सही है, ब्रो प्रेजेंटेशन नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर अब गलत कौन सा है? ठीक है, इसका भी आपको ही आंसर देना है कि गलत कौन सा है। अब प्रोलोंग लेबर, प्रोलोंग लेबर जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों का टाइम ड्यूरेशन है वो भाई 18 घंटे से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अपने प्रोलोंग लेबर बोलेंगे। ठीक, ये वाला है ना जो लेस देन 2 आवर्स, ये आ गया अपना प्रेसिपिटेट पिटेट लेबर का एग्जांपल है। दो ही तो है, प्रोसिपिटेट में टाइम नहीं लगता और प्रोलोंग में टाइम लग जाता है, बस। इन फॉलोइंग विच नोट ए कोज ऑफ प्रोलोंग लेबर, प्रोलोंग लेबर का कोज कौन सा नहीं है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, अनराइप सर्विक्स, अगर सर्विक्स है वो प्रॉपर राइपनिंग नहीं हो रही तो दिक्कत है, प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन होगी तो भी, ठीक है, सीपीडी है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसने पूछा है कि कौन सा कोज नहीं है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ठीक, इन फॉलोइंग विच इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉमनेस्ट कौन सी रहेगी? वर्टेक्स, कौन सी रहेगी? वर्टेक्स कॉमन प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये पेपर में। लॉन्गिट्यूडनल है बट पोडेलिक पार्ट है वो प्रेजेंट है, तो इस प्रकार की प्रेजेंटेशन तो क्या रहेगी भाई? ब्रीच रहेगी, कि नॉर्मली हेड नीचे होना चाहिए ना। हाँ, पहले सिर बाहर आता है ना। अब है इन फॉलोइंग विच द कोज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या कारण हो सकता है? अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, सीपीडी है तो हो सकता है, प्री मेच्योरिटी है तो वो अनस्टेबल ही हो गया, इंगेज किसी साइड से हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस है तो भी दिक्कत है ना, तो सारे ही आ जाएंगे। क्लियर? मैक्वेन साइन हाइड्रोसिफेलस में था, पीडिया वाले में मोस्ट कॉमन साइन है मैक्वेन साइन। हाँ, क्रैकपॉट साउंड, मतलब याद है आपको पीडिया भी। कॉमनेस्ट कोज ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या रहेगा? तो भाई प्री मेच्योरिटी, हाइड्रोसिफेलस, कॉमनेस्ट कोज, कॉमनेस्ट कौन सा रहेगा बताओ? प्री मेच्योरिटी रहेगा, मल्टीपेरा रहेगा, या हाइड्रोएम्यून रहेगा, या हाइड्रोसिफेलस रहेगा? कॉमनेस्ट में कौन सा रहेगा? प्री मेच्योरिटी रहेगा। हाँ, हाइड्रोसिफेलस में ना हेड तो डाउन आ सकता है ना, वर्जन भी कर सकते हैं। When the long axis of fetus lie perpendicularly to centralized uterus, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस लाई परपेंडिकुलरली, अगर मान लो लाई इस प्रकार हो जाए, फीटस है वो अपना इस प्रकार लेटा हुआ है, तो ये कौन सी होगी? ट्रांसवर्स। When the fetal axial place oblique है तो भाई कौन सा रहेगा? ओब्लिक रहेगा। ठीक है, और अगर मेटरनल वर्टिब्रा के इस प्रकार सीधा रह रहा है तो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। A condition in which presentation of fetus is continuously changed even after 36 week of pregnancy, क्योंकि 36 वीक के बाद क्या फिटस का हेड पेल्विस में फिक्स हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा? बाद में फिटस मूवमेंट नहीं करेगा। अगर उसकी इंगेजमेंट नहीं हो रखी तब तक वो क्या है? मूवमेंट करता रहेगा, इसका मतलब अभी उसकी अनस्टेबल लाई है।
ठीक है, क्या है? अनस्टेबल लाई। क्लियर? इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन सिफेलिक, ठीक, कोई बात नहीं। ब्रो एंड फेस आर द एग्जांपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स लाई मोस्ट कॉमन लाई, गलत बात है, क्योंकि मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है। क्लियर? इन फॉलोइंग द कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन, तो माल तो ब्रीच ही आएगा। इन फॉलोइंग विच द नोट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ब्रीच नहीं आता, फेस नहीं आता, ब्रो नहीं आता, ठीक है, सिफेलिक के अंदर। वर्टेक्स। कोर्ड प्रोलैप्स, मतलब कोर्ड है वो क्या हो जाएगा? अभी आउटसाइड आ जाएगा ना, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा कोर्ड, अम्बिलिकल कोर्ड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये मान लो फीटस है, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गया, इसे कॉर्ड प्रोलैप्स। और कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर ना क्वेश्चन देखो कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, कॉर्ड प्रोलैप्स अगर हो गया तो अपने तुरंत क्या करेंगे? टेंडरनबर्ग पोजीशन देनी है मदर को। दो पोजीशन रहती है, एक तो नी चेस्ट पोजीशन, एक टेंडरनबर्ग पोजीशन। तो टेंडरनबर्ग पोजीशन मेन है, ठीक। दूसरा, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ भी गया तो उसे मैनुअली अपने अंदर नहीं डालेंगे और कॉर्ड को टच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर बार बार आप कॉर्ड को टच करोगे तो कॉर्ड में स्पाज्म हो जाएगा, और स्पाज्म हो गया तो उसके अंदर कॉर्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेन है और अम्बिलिकल आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे फीटस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो फीटल डिस्ट्रेस में भी जा सकता है उस कंडीशन में, मतलब फीटल की हार्ट रेट है वो डाउन भी जा सकती है, ठीक है। अम्बिलिकल, हाँ इतना कर सकते हैं कि चल ठीक है भाई, उसके ऊपर कोई अपने ना वेट गोज वगैरह है वो रख देंगे, ठीक है, लेकिन बार बार टच नहीं करना। क्लियर भी? और मैनुअली अंदर नहीं करना अम्बिलिकल कॉर्ड को। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, के जो प्लासेंटा है वो यहाँ पे आ गई लोअर साइड में, तो उसे क्या बोल देंगे अपने? प्लासेंटा प्रेविया। बताए हुए ना 4 प्रकार के हैं। हाँ, पहले टाइप फर्स्ट और सेकंड। सेकंड का दो होते हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाला डेंजर होता है, सबसे डेंजर। और सेंट्रल या कंप्लीट टाइप फोर्थ होता है, ठीक। ए कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच ब्लीडिंग अकर ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेट हो गई प्लासेंटा, इसका मतलब प्लासेंटा अब्रूप्सिया हो गया। क्या हो गया? प्लासेंटा अब्रूप्सिया। उसके अंदर 3 कंडीशन बताई थी ना, कि एक तो क्या है? रिवील्ड, एक कंसील्ड, एक मिक्स्ड, ठीक है। हाँ, कंसील्ड में तो ब्लीडिंग अंदर ही रह जाएगी, रिवील्ड में आधी बाहर आधी अंदर, और मिक्स में भी यही चलेगा, कंसील्ड में अंदर रहती है। द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ प्लासेंटा प्रेविया। अब देखो प्लासेंटा प्रेविया के अंदर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट सिम्टम बताओ। वेजाइनल ब्लीडिंग, प्लासेंटा प्रेविया वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन वो पेनलेस होगी, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है किसमें? प्लासेंटा प्रेविया में। और अब्रूप्सिया प्लासेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है? पेनफुल ब्लीडिंग। कौन सा? ये ग्रीन वाला ले लेते हैं। कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रेविया, प्लासेंटा प्रेविया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा? डेफिनेटिव बोले तो पक्का पक्का सीएससी कर दो फिर तो। और अगर आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी तो सीएस करेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है मेटरनल की कंडीशन की, मदर को भाई हिमोडाइनमिकली स्टेबल है या नहीं। अगर मान लो हीमोग्लोबिन मदर का क्या है? कम है, और इधर अपने को ये लग रहा है कि भाई दिक्कत है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिटस है उसकी हार्ट साउंड है वो डिमनीश हो रही है, सीएससी करना पड़ेगा। The type of abruption placenta which after separation placenta blood come out of the cervical canal, जो बाहर आएगा वो revealed, अंदर आएगी वो concealed। मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच रह गया वो कौन सा रहेगा? वो कौन सा रहेगा? मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच वाला कौन सा है? कंसील्ड टाइप का है, ठीक है भाई। नोट कम आउट, जो बाहर नहीं आ रहा, तो वो कौन सा रहेगा? कंसील्ड टाइप का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ अब्रूप्सिया प्लासेंटा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब रिस्क फैक्टर बताओ कि किस क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है? हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, और ट्रोमा से, ठीक है भाई। तो देखो है तो सारे ही, लेकिन इसने क्वेश्चन ने पूछ लिया मोस्ट कॉमन होता है ट्रोमा से, ट्रोमा से मोस्ट कॉमन होता है।
जैसे मान लो फीमेल है, प्रेगनेंसी है, गिर गई और है, चोट लग गई, तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, के बाद आवाज स्लो आ रही है। ओके, अब देखो एटियोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल अब्रूप्सिया प्लासेंटा। अब्रूप्सिया प्लासेंटा के लिए कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर है जो जरूरी है? बीपी बढ़ा है तो अब्रूप्सिया प्लासेंटा हो सकता है, यूट्रस अगर कंप्रेस हुआ तो, अगर प्लासेंटा सिक है तो भी, सारे ही आएंगे। ठीक है भाई। मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा रहेगा? प्रेगनेंसी में तो आपको पता एक ही दिक्कत रहती है, वो एनीमिया की, और होता भी कौन सा? फिजियोलॉजिकल। कौन सा? फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। वो किस वजह से? हीमो डाइल्यूशन की वजह से, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से होता है। ठीक है भाई। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी के अंदर अपने को एनीमिया का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करना है तो आयरन थेरेपी देंगे उसे, आयरन रिच फूड देंगे उसे। ठीक है, हुकवर्म वगैरह तो नहीं है क्या, पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल वगैरह देते हैं, तो ये सारे ही आएंगे। ठीक है भाई। हाँ, प्री टर्म लेबर क्या कंडीशन होता है कि भाई 37 वीक से पहले पहले ही लेबर का प्रोसेस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, उसे क्या बोलेंगे? प्री टर्म लेबर। ठीक है, लेबर स्टार्ट बिफोर 39 तो नहीं है, नॉर्मल लेबर, ये तो नॉर्मल लेबर आ गया, और ये पोस्ट टर्म आ गया। कौन सा? पोस्ट टर्म। ठीक है, पोस्ट मेच्योरिटी जो मैंने बताया 42 वीक के बाद जो लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट मेच्योरिटी। 42 वीक तक नॉर्मल रहता है। ठीक है भाई। इन फॉलोइंग विच द कोज ऑफ प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर का कोज बताओ। एपीएच हो सकता है, प्री मेच्योर, हाँ अगर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन तो हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमियन है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो भी हो सकता है, तो सारे ही रहेंगे भी। ठीक है, एडीडी काउंट करने का फार्मूला फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट डे, ये आ गया ना क्वेश्चन, करो भाई। कई बार बता दिया, ये पीछे भी आया था ना, पिछले से पिछले वीडियो में भी दिया हुआ है। इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ के कोज क्या हैं? एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, सीवियर एनीमिया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ तो किसी वजह से हो सकती है, सारी कारण है भाई। अर्ली प्रीमी ग्रेविडा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है? एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा में अबॉर्शन हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रोइड हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, सारे कर दूं लॉक? लॉक्ड सारे। ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन ना एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तो अपने पढ़ते हैं ना तो अपने को ऐसे लगता है कि ऑल ऑफ दीज वाले ना काफी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो अब यहाँ पे मान के चलो ओबीजी की अगर 500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में क्या पता अगला 10 डाले 5 डाले, है ना, ओबीजी की क्वेश्चन, और उसमें ऑल ऑफ दीज हिस्से में आए या नहीं आए, वो आपकी किस्मत पे भी तो डिपेंड है कि आपने तैयारी कैसी कर रखी है। किस्मत किसे बोलते हैं? जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, इसका मतलब किस्मत अच्छी है। अब आप अगर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो कि चलो पेपर देख के आते हैं, देख के कि कैसा रहता है, तो भाई पिकनिक पे नहीं जा रहे, पेपर की तैयारी अच्छे से किया करो। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं पेपर के बहाने घूम लेंगे, लेकिन पेपर घुमाने लग गया तो कैरियर पहले। ठीक है, एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा जो 35 साल के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करती है, ये देखो। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कौन सा रहेगा? यूट्राइन इनर्सिया। यूट्राइन इनर्सिया का मतलब क्या होता है? जो पोलैरिटी है यूट्रस की वो नहीं रहती। ठीक है, हाँ, मसल के अंदर पोलैरिटी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यूट्राइन इनर्सिया एक प्रकार की अबनॉर्मलिटी है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आते। क्लियर भी? इनइफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस में मिलते हैं? ठीक है, इनइफेक्टिव
कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ ही नहीं रही, तो भाई मोस्टली तो यूट्राइन इनर्शिया मोस्ट कॉमन पूछे तो, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग एक्सेप्ट, कि कौन सी नहीं है एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है भाई। तो बताओ कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन पीछे भी कराया ना, ये हाँ ठीक है भाई, कौन सी है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। एटियोलॉजिकल फैक्टर कोर्ड प्रोलैप्स, कोर्ड प्रोलैप्स किस वजह से हो सकता है, सारी आगे, लेकिन हर ऑल ऑफ दीज वाला मान्य नहीं है, अभी बता रहा हूं मैं। थर्ड स्टेज पीपीएच, अब आपको पता है पीपीएच एक तो जो पीपीएच बताया था वो पीपीएच एक तो क्या है, प्राइमरी है जो पहले 24 घंटे में होता है, एक क्या है सेकेंडरी है, जो क्या है 6 वीक के टाइम पीरियड में कभी भी हो सकता है। प्राइमरी में दो बताए थे, एक तो थर्ड स्टेज पीपीएच, कौन सा, थर्ड स्टेज पीपीएच, जो प्लासेंटा सेपरेट तो हो गई लेकिन अभी एक्सपेल नहीं हुई, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज। और ट्रू पीपीएच किसे बोलेंगे, ट्रू पीपीएच कि प्लासेंटा सेपरेट होने के बाद, प्लासेंटा एक्सपेल होने के बाद, एक्सपेल होने के 24 घंटे के अंदर अंदर हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्रू पीपीएच, ठीक है। तो बताओ भी प्लासेंटा अभी बाहर नहीं आई, वो ऑप्शन कौन सा है, कि ब्लीडिंग अक्कर विद इन 72 आवर, नहीं, ब्लीडिंग अक्कर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बट बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, ये रहा ऑप्शन, ठीक है अभी। इतने क्वेश्चन गा दिए, 100 हो गए ना पूरे, नहीं हुए, कोई बात नहीं, 80 हो गए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डाल देंगे, ठीक है भाई। इतने रिवीजन करते रहो, किसी भाई कोई क्वेश्चन में डाउट और है तो भाई सीधी बात है, इस नंबर पे मैसेज डाल देना कि जी फलाना क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, ठीक है।